लास्ट क्लास में हमने स्लोप डिस्कस किया था। मैथमेटिकल टूल्स जो हमारा चल रहा था, और स्लोप में दो बातें डिस्कस की थी। एक तो ये कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन में स्लोप मीन्स उस लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल का टैन रेशो। ठीक है। और ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं, x1 कॉरस्पॉन्डिंग y1, x2 और ये y2। ये x2 माइनस x1 कुछ डेल्टा x है, ये डेल्टा x है, और y2 माइनस y1 ये डेल्टा y है। तो स्लोप, क्योंकि ये थीटा होना है, तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है। हम कोई भी x1 y1 ले सकते हैं, मतलब एनी टू पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई करते हो, x1 y1 x2 y2, यानी x2 x1 और y2 y1 का डिफरेंस, वो वैल्यूज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी। और डेल्टा y बाय डेल्टा x को हमने ये भी समझा था कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। और इसके साथ ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर y x ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो कर्व का तो कोई एक एंगल होता नहीं है, इसलिए पूरे कर्व का कोई स्लोप ऐसा डिफाइन नहीं होता है। लेकिन स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट डिफाइन होता है, और एट एनी पॉइंट स्लोप का मतलब होता था कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा, और टेंजेंट का स्लोप आपको उस पॉइंट का स्लोप देगा। इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझे जरा एक बार। ये आसान बात है, आई थिंक ये सब क्लियर है आपको। कर्व की बात को थोड़ा हमें दोबारा से और डिटेल में समझना है। देखो, जैसे अगर मैं कोई वाई एक्स ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है और फिर ये अलग स्ट्रेट लाइन है। दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ ये एंगल है अल्फा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां और बना दें। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस ही बोला जाएगा। तो इस लाइन के स्लोप का मतलब है इस लाइन का इस पॉजिटिव एक्स के साथ बनने वाले एंगल वो इस अल्फा से डिफरेंट है, मैं उसको बीटा नाम दे रहा हूं। तो ये पार्ट वन ऑफ द कर्व, ये पार्ट टू ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ पार्ट वन है tan अल्फा, और स्लोप ऑफ पार्ट टू क्या है, tan बीटा। लेकिन स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ये तो डेफिनेशन ऑफ स्लोप है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या लेना होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन पार्ट वन का स्लोप डिफाइन करने के लिए पार्ट वन पर ही कोई डेल्टा एक्स और पार्ट वन पर ही कोई डेल्टा वाई, यानी ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स इसी पार्ट वन का स्लोप बताएगी। यहां पर कोई दो पॉइंट्स लिए, यानी यहां पर कोई डेल्टा एक्स लिया और कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई देखा, तो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इस पार्ट टू पर लिया गया है, तो इससे पार्ट टू का स्लोप आएगा। और ये पार्ट वन पे लिया गया है तो इससे पार्ट वन का स्लोप आएगा। यानी हमने, जब हमारे पास वाई एक्स ग्राफ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं थी, बल्कि
वो ग्राफ दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस का एक कंबाइंड ग्राफ था, जिसमें लाइन 1 अलग है, लाइन 2 अलग है। तो लाइन 1 का स्लोप अलग डिफाइन होगा, लाइन 2 का स्लोप अलग डिफाइन होगा। यानी बेसिक बात नहीं बदलेगी। बेसिक बात ये थी कि लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल होता है उसका tan रेशो, और tan रेशो लेने के लिए ट्राइंगल बना करके परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज दैट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो पार्ट 1 के स्लोप के लिए पार्ट 1 पर ही कोई 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, पार्ट 2 के स्लोप के लिए पार्ट 2 पर ही कोई 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। जब 2 पॉइंट लिए जाएंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डेल्टा एक्स डिफाइन होता है और डेल्टा वाई डिफाइन होता है। ऐसे ही यहां 2 पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा वाई आएगा। तो जो डेफिनेशन एक सिंगल लाइन पर थी वो डेफिनेशन ही इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो गई। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट एक बात समझे, इस बात को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि वाई एक्स ग्राफ जो है वो इस तरह से 3 डिफरेंट पार्ट्स का कंबाइंड कोई ग्राफ हो। पार्ट 1 एक अलग स्ट्रेट लाइन है जिसका अलग स्लोप है। पार्ट 2 एक अलग स्ट्रेट लाइन है। ये पार्ट 1 का एंगल कुछ θ1 है, पार्ट 2 का एंगल θ2 है, पार्ट 3 का एंगल θ3 है। तो पार्ट 1 का स्लोप tan θ1 और पार्ट 2 का स्लोप tan θ2, पार्ट 3 का स्लोप tan θ3, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से स्लोप फाइंड आउट करना है तो पार्ट 1 के स्लोप के लिए मुझे पार्ट 1 पर ही 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे और वहां से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई देखना पड़ेगा। पार्ट 2 के स्लोप के लिए पार्ट 2 पर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे और उनका डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लेना पड़ेगा। ऐसे ही पार्ट 3 के लिए पार्ट 3 पर ही पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो जैसे ये बात हम समझ रहे हैं, ऐसे ही अब जरा आप कर्व पर आओ। हर कर्व में तो कोई पोर्शन स्ट्रेट होता ही नहीं है, लेकिन अगर मैं इस कर्व के इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स करूं, ये पूरा कर्व वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि ऑलमोस्ट हम उसको कहें कि जस्ट मोर देन जीरो, इतना स्मॉल। तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व, वो कर्व होते हुए भी एक स्ट्रेट एज्यूम हो सकता है। देखो, अगर बहुत छोटा सा कोई पार्ट है तो छोटा सा पार्ट ये एक कर्व है, लेकिन हम इसको स्ट्रेट मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जितना छोटा करते जाएंगे उतना हमारी ये अप्रोक्सीमेशन करेक्ट होती जाएगी। क्या अप्रोक्सीमेशन है कि हम उस कर्व्ड पार्ट को भी स्ट्रेट पार्ट मान रहे हैं, और अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ऑलमोस्ट एक पॉइंट ही हो जाएगा। यानी हम एक कर्व के केस में इसके इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट बना दें तो हर पार्ट का अपना अलग अलग स्लोप है, लेकिन क्योंकि वो इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट एक पॉइंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि उस कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप डिफाइन हो सकता है। और बहुत सिंपल, जब मैं इस छोटे से पार्ट का स्लोप ढूंढने जा रहा हूं तो इस छोटे से पार्ट को क्या मान रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, और ये छोटा पार्ट इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट एक पॉइंट है। तो इस स्ट्रेट लाइन को, जो कि वो पोर्शन जो कि वेरी स्मॉल है, ऑलमोस्ट एक पॉइंट है, और मैंने उसको स्ट्रेट माना हुआ है, और अगर मैं स्ट्रेट मानते हुए उसको एक्सटेंड कर दूं तो बहुत आसान है समझना कि उस केस में जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस कर्व को इस पॉइंट पे बस टच करती होगी, यानी कि वो इस कर्व का टेंजेंट एट दैट पॉइंट होगी, टेंजेंट एट दैट पॉइंट होगी। और यहां से वापस आओ, जिस पार्ट का स्लोप ढूंढना होता है
उस पार्ट पर ही 2 पॉइंट्स लेने होते हैं सो दैट हम एक डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ले सकें। तो कर्व के केस में जब कर्व के एक पॉइंट यानी इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट का स्लोप डिफाइन होता है तो उसके लिए उसी पार्ट पर पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। टेंजेंट तो डेफिनेशन हो गई, टेंजेंट की हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, हमने तो ग्राफ प्लॉट किया हुआ वाई एक्स का। ये टेंजेंट जो स्ट्रेट लाइन बना ये कोई वाई एक्स हमारा फंक्शन नहीं था, तो हमारे पास तो ये फंक्शन है। जैसे सपोज हो सकता है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो, तो इस फंक्शन की हेल्प से मैं x को 1 पुट करूं y 1 है, x को 2 पुट करूं y 4 है, x को 3 पुट करूं y 9 है, तो मेरे पास x y जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो इस फंक्शन यानी इस कर्व के मिलेंगे। तो मुझे क्योंकि कर्व के एक बहुत छोटे से पार्ट का स्लोप लेना है तो उस छोटे से पार्ट पर ही मुझे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और क्योंकि वो इनफाइनाइट स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो उसमें जो x1 x2 2 पॉइंट्स हाइपोथेटिकली सोच यहां लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी वो x1 x2 2 पॉइंट्स होंगे उनसे जो डेल्टा x बनेगा वो डेल्टा x इनफाइनाइटली स्मॉल बनेगा। तो मैथ्स में क्योंकि ये कॉमनली यूज होती है बात, तो कोई भी डेल्टा x, इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल तो उसको मैथ्स में ऐसा बोलते हैं कि डेल्टा x tends to 0, approaches to 0 if delta x is very small, and delta x is termed as, उसको dx बोलते हैं, एक नेम रख दिया है और कुछ बात नहीं है। यानी आपको जल्दी समझना है कि इफ इट इज रिटन डेल्टा x तो मतलब एक लार्ज वैल्यू है, और अगर लिखा है dx तो उसका मतलब है कि इनफाइनाइट स्मॉल है। सिमिलरली अगर वो y की बात है डेल्टा y, तो डेल्टा y अगर इनफाइनाइट स्मॉल है तो इट विल बी टर्म्ड एज dy। सो इफ डेल्टा y approaches to 0 then delta y is termed as dy। तो यहां से आप समझें कि उस केस में जब ये इनफाइनाइट स्मॉल होगा तो हमारे पास उसी पार्ट पर एक वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स आएगा जिसको कि हम dx बोल रहे हैं, dx, और कॉरस्पॉन्डिंग वेरी स्मॉल डेल्टा y होगा जिसको कि हम dy बोलेंगे। तो यहां से स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट को हम dy बाय dx बोलेंगे एट दैट पॉइंट। कॉमन एक वे है dy बाय dx बोलना। अब देखो ये लार्ज होता है ना, तो फंक्शन की हेल्प से हम फंक्शन पता है कि y इज 4x प्लस 3, तो मैं कोई भी x पुट करूं कॉरस्पॉन्डिंग y आएगा। लेकिन यहां तो इतने से पार्ट में x पुट होना है और x1 x2 का डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, तो आपके पास फंक्शन की हेल्प से कोई डेल्टा y बाय डेल्टा x ये सॉल्व हो सकता है अगर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन का है। अगर फंक्शन ऐसा है कि उसमें कर्व आ जाता है तो आप डिफाइन तो कर रहे हो सारी बात, बट इसकी कैलकुलेशन का मेथड नहीं है आपके पास, और इसी कैलकुलेशन को करने के लिए मैथ्स में एक अलग से टेक्निक डेवलप की गई है जिस टेक्निक का नाम है डिफरेंशिएशन। बेसिक बात आप समझें कि हम एक स्ट्रेट लाइन होती है तो बहुत इजीली उसका स्लोप ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि इवन वो भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 एक लीनियर इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में चेंज करो,
अपने आप आपके पास स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा। आप इसी इक्वेशन में x को x1, y को y1 पुट करो तो व्हाट इज दैट? y1 is mx1 plus c, x2 y2, y2 is mx2 plus c. Now if you subtract them, second minus 1, तो y2 minus y1 इक्वल टू क्या? m टाइम्स x2 minus x1 और c minus c 0 हो गया। तो क्या बन गया? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इक्वल टू क्या? m। और ये तो स्लोप होता था, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया कि जब भी आप लाइन ऐसी फॉर्म में लिख लेंगे तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो उस लाइन का स्लोप होगा। यू पुट एनी 2 पॉइंट्स जो उसको सेटिस्फाई करते हो, लाइक दैट। मैंने तो जनरल बात की, कोई x1 का कॉरस्पॉन्डिंग y1, कोई x2 का कॉरस्पॉन्डिंग y2। लेकिन अगर x1 y1 इस लाइन पे लाई करता है तो x1 y1 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। x2 y2 इस लाइन पे लाई करता है तो x2 y2 को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हमने x1 y1 पुट कर लिया, x2 y2 पुट कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x कोफिशिएंट ऑफ x आता है, यानी कि m आता है। तो स्ट्रेट लाइन में तो इवन हमें ये करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्लोप आ जाएगा। यानी आपको सिर्फ ये करना होता है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन होती है तो इसको ऐसी फॉर्म में चेंज कर लो बस। जैसे हम यहां पर इसको लिख सकते हैं कि ये है 4y इक्वल टू -3x प्लस 2 और y इज -3/4x प्लस 2/4। तो आपके पास यहां से इसको कंपेयर करें तो m क्या आ रहा है? -3/4, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या है? तो आंसर है -3/4। यानी इसके लिए आपको ये कहीं कुछ पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमेशा आएगा वो। बट क्वेश्चन यहां है, प्रॉब्लम यहां है कि आपके पास ये फंक्शन है जिसका कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं है। इसमें तो एक सिंगल स्लोप डिफाइन नहीं होता है, इसमें तो स्लोप पॉइंट टू पॉइंट वेरी होता है। तो मान लो मुझे इस फंक्शन में ये करना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट सम पॉइंट ए, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? मैं कौन से x1 y1 यहां पुट करूं? तो देयर इज नो मेथड, डेफिनेशन इज देयर कि इस पॉइंट ए पर स्लोप लेना है तो पॉइंट ए कर्व में जहां पर है वहां एक छोटा सा पार्ट लीजिए और उस छोटे से पार्ट का स्लोप उस पॉइंट का स्लोप होगा। और उस छोटे से पार्ट पर जो भी डेल्टा एक्स लिया जाएगा वो इनफाइनाइट स्मॉल है तो dx है, डेल्टा वाई वेरी स्मॉल है तो dy है, तो ये स्लोप उस पॉइंट का dy बाय dx है। ये डेफिनेशन है, बट कैसे फाइंड आउट होगा? तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक है विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू, अब वो x की पावर, देखो जब x की पावर 1 होता है तो आपके पास लीनियर फंक्शन है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1/2, 1/4, -1/2, कोई भी पावर, यानी इसको जनरलाइज करते हैं एनी पावर n वेयर n इज ए नंबर, n इज ए नंबर, रियल नंबर, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शन। तो आपके पास अगर ऐसा फॉर्म है तो टेक्निक ये है कि if y is x to the power n, then dy by dx होता है, ये जो पावर है ना n, ये आगे आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय x एज इट इज जो लिखा हुआ है और पार हो जाता है n-1। वेरी सिंपल रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे बनाया, इसका क्या डेरिवेशन है, वो सब हमें नहीं करना है। हमें खाली ये समझना है कि अगर y x टू द पावर n है तो एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx होता है n आगे आ जाएगा, x हो जाएगा n-1। जैसे फॉर एग्जांपल y x टू द पावर 6 है
तो dy बाय dx का एक्सप्रेशन बनेगा 6x टू द पावर 5। क्या है ये? 6x टू द पावर 6 माइनस 1। नाउ व्हाट इज 6 माइनस 1? 5। कोई भी y इक्वल टू x टू द पावर 5, तो dy बाय dx क्या होगा? आंसर है 5x टू द पावर 4। y x टू द पावर 4, तो dy बाय dx क्या होगा? 4x टू द पावर 3। और इससे स्लोप कैसे फाइंड आउट होना? अभी dy बाय dx क्या है? स्लोप, यानी एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप आ गया। आप समझे इस बात को? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस ग्राफ पर कोई पॉइंट है a, और आपको स्लोप ऑफ कर्व एट a ढूंढना है। तो जो फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप यहां से पहले एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx लिखें। वो क्या होगा? x टू द पावर 2 है, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी dy बाय dx बन गया 2x। तो मुझे इस रिलेशनशिप में स्लोप एज फंक्शन ऑफ x मिल गया है। जैसे आप इस फंक्शन में x पुट करोगे तो y आता है, ऐसे ही ये एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx है, एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप है। तो मुझे जिस भी पॉइंट पर स्लोप चाहिए, उस पॉइंट का x क्या है मैं वो चेक करूंगा। जैसे मान लो पॉइंट A का x फॉर पॉइंट A इज 3 लेट, तो उस A पॉइंट का जो x है वो x इज 3, सो 3 इंटू 2 6, यानी स्लोप ऑफ कर्व एट A आंसर इज 6। यानी A पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, उस टेंजेंट का स्लोप है 6। का मतलब उस टेंजेंट का पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ जो एंगल है, उस एंगल का tan रेशियो है 6। हमने 11th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा ये टेक्निक यूज करनी है, तो इसको आप थोड़ा समझ लें। इट्स वेरी वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा नया है तो इट टेक सम टाइम फॉर प्रैक्टिस, लेकिन बहुत आसान। किसी भी फंक्शन का स्लोप एट एनी पॉइंट चाहिए, तो पहले हम फंक्शन से एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप बनाते हैं, और क्योंकि y x का फंक्शन है, तो स्लोप dy बाय dx आफ्टर अप्लाइंग दिस टेक्निक x का ही फंक्शन बनेगा। तो जिस भी पॉइंट का स्लोप चाहिए, कर्व पर जिस भी पॉइंट का स्लोप चाहिए, उस पॉइंट का x यहां पुट करेंगे। सपोज ये कोई पॉइंट है B, और x फॉर पॉइंट B जो है वो है सपोज 5। कर्व पे कोई भी पॉइंट हमें दिया जाए या हम एज्यूम करें, तो उस पॉइंट का x तो ढूंढा जा सकता है ना। तो उस पॉइंट का जो भी x होगा, जैसे कि A का x है 3, तो A का स्लोप है 6, B का x है 5, तो B का स्लोप है 10। सो इसी तरह से किसी भी पॉइंट का स्लोप इस कर्व पे आ जाए। तो इस बेसिक टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, ताकि हम ये जल्दी से करने लगे। तो ये एक जो बात एक बेसिक यहां से हमने समझी है, इसको थोड़ा थोड़ा और भी एक्सटेंड करेंगे बात को, कि जैसे अगर y इक्वल टू x टू द पावर 7 था, तो dy बाय dx जो है वो 7x टू द पावर 6 है। लेकिन अगर y x टू द पावर 7 नहीं, सपोज कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, जैसे 3x टू द पावर 7, तो जब भी फंक्शन में x की पावर कोई n है, बट उससे पहले कोई कांस्टेंट है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप में ये 3 जो कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, ये 3 बाहर रहेगा, वो कांस्टेंट है। और x टू द पावर 7 पर
जो आपके पास टेक्निक है वो अप्लाई करें। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 इंटू 3 होता है 21, तो dy बाय dx आएगा 21x टू द पावर 6। ठीक है, जो भी चीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है उसको बाहर रखेंगे और फंक्शन पर जो x की पावर है उस पर ये टेक्निक लगा। इवन n फ्रैक्शन में भी है, जैसे y है 2 रूट x, तो एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx हमें स्टेट कहा गया है, फाइंड एक्सप्रेशन dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। तो y जो कि 2 रूट x है, ये 2 x टू द पावर 1 बाय 2 है, और dy बाय dx 2 बाहर रखें, 1 बाय 2 x टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1। जो भी n है, n आगे आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1, और dy बाय dx 2 इंटू 1 बाय 2 x टू द पावर माइनस 1 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx इज x टू द पावर माइनस 1 बाय 2, यानी कि dy बाय dx इज 1 अपॉन रूट x, 1 अपॉन रूट x। तो हम उतना मैथ सब जानते हैं, ये फ्रैक्शन रहेगा तो भी कोई बात नहीं, तो जस्ट सॉल्व करना है, टेक्निक वही है। 2 कांस्टेंट था, मैंने 2 को बाहर रखा, x की पावर n था, अब n की वैल्यू 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 यानी n x टू द पावर n माइनस 1, 1 बाय 2 x टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1। अब 1 बाय 2 माइनस 1 आता है माइनस 1 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2, और यहां से आपके पास ये सिंप्लीफाई होके 1 बाय रूट x। कुछ भी पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप इस तरीके से इसको डील करेंगे। और यहां से एक बात समझें कि सपोज y का जो एक्सप्रेशन है ये 5x है खाली, यानी x की पावर क्या है, 1 है, तो dy बाय dx, एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx, तो 5 बाहर रहेगा, और ये x टू द पावर 1 का मतलब 1x टू द पावर 1 माइनस 1, ना 1 माइनस 1 मीन 0, यानी ये क्या है 5x टू द पावर 0, now anything power 0 is 1, so answer is 5, so dy by dx is 5, even y is 5 only। 5 का मतलब होता है कि इसके साथ जो x है ना उसकी पावर 0 है, यानी अगर y इक्वल टू 5 है तो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 5x टू द पावर 0, y इक्वल टू 5x टू द पावर 0, और dy बाय dx किया तो 5 तो बाहर रहेगा, अब पावर है 0, तो पावर आगे आ जाएगी 0 इंटू x मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 1, बट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो y इक्वल टू 5 का dy बाय dx है 0। और आप देखो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है आपको हर बात सेटिस्फाइड मिलेगी। व्हेन आई राइट y इक्वल टू 5x, तो बहुत आसान है ना, ये क्या है, ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है। जब मैं लिखता हूं कि yx रिलेशन है y इक्वल टू 5x, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू mx प्लस c रिलेशन है, इसमें c पार्ट 0 है, मीन्स ये लाइन ओरिजिन से पास करती होगी, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 5, और यह क्या समझा था हमने कि x का कोफिशिएंट तो स्लोप होता है, यानी इस रिलेशनशिप का dy बाय dx स्लोप क्या है इस m से 5, और आपने क्या सॉल्व किया 5, तो करेक्ट है ये बात। ऐसे ही y इक्वल टू 5, अगर आप ग्राफ पे देखेंगे xy ग्राफ पे, तो y इक्वल टू 5 इस लाइन को बोलते हैं, यानी y इक्वल टू 5 लाइन इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मींस व्हाट इज इट स्लोप, स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का
एंगल विद एक्स एक्सिस का tan रेशियो। तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या है? 0। तो व्हाट इज tan 0? 0। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 0। यानी आप इस टेक्निक से स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप पर भी इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट वही आएगा। तो जल्दी से समझ लें कि जब भी कांस्टेंट हो जैसे 5 तो dy बाई डी एक्स 0 आना है। ऐसे ही 5x, 3x, 7x तो जो कोफिशिएंट है वही dy बाई डी एक्स आना है। ये थोड़ा जल्दी से ध्यान कर ले इस बात को। नेक्स्ट इसमें ये भी है कि अगर फंक्शन y जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 3x टू दी पावर 4, तो अभी आप dy बाई डी एक्स बना सकते हैं। इसका 3 बाहर रहेगा, x टू दी पावर 4 का बन जाएगा 4x टू दी पावर 3। लेकिन इसके साथ प्लस कुछ और भी है, जैसे सपोज है 5x टू दी पावर 3, यानी y जो फंक्शन ऑफ x है वो इस तरह से कुछ प्लस माइनस टर्म्स हैं। ये 3x टू दी पावर 4 एक टर्म है, 5x टू दी पावर 3 एक टर्म है, और ये आपस में प्लस हो रहे हैं। ये और भी आगे बढ़ती जा सकती है बात। तो ऐसा कोई एक फंक्शन रहेगा तो इसमें एक्सप्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स जब बनाते हैं तो जो आपने टेक्निक सीखी है वही टेक्निक, लेकिन इस पर हर टर्म पर ये अलग अलग अप्लाई होती जाएगी। जैसे 3x टू दी पावर 4 के लिए 3 बाहर और 4x टू दी पावर 3 प्लस 5 बाहर, x टू दी पावर 3 के लिए 3x टू दी पावर 2, यानी dy बाई डी एक्स इज 12x टू दी पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर। ये कितना भी बड़ा टर्म हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मैंने 2 टर्म लिखी हैं, एक और कोई टर्म आ जाए फिर कोई और टर्म आ जाए, हर टर्म अलग अलग डिफरेंशिएट होती जाएगी। जो टेक्निक सिंगल टर्म पे हम अप्लाई कर रहे थे वही टेक्निक हर टर्म पे अप्लाई होती जाएगी। जैसे सपोज इसी में आगे ये भी होता -7x टू दी पावर 6, फंक्शन ये होता तो इसको किया ये माइनस एज इट इज रहेगा, जैसे ये प्लस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, और ये 6x टू दी पावर 5, यानी ये 15x स्क्वायर और ये 42x टू दी पावर 5, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन। अब मान लो ये कोई तो फंक्शन है, रिलेशन है, तो कोई तो ग्राफ प्लॉट होगा ही इसका। इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो भी x है वो x इस एक्सप्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स में पुट होगा और सॉल्व होगा। अब ये बात ध्यान रखें कि tan रेशो, देखो tan 0 इज 0 एंड tan 90 इज इंफिनिटी। 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी टर्म्स आ जाती हैं, यानी इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्लोप ने सॉल्व किया, स्लोप की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 1200, तो हाउ tan थीटा कैन बी 1200। tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 और 90 के बीच में अगर एंगल है तो tan रेशो 0 और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। सो एनी फाइनाइट नंबर tan थीटा हो सकता है। तो जो भी एक्सपोर्ट करेंगे कोई वैल्यू आएगी, हो सकता है वो प्लस आए, हो सकता है माइनस आए। आप ये बात पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब है कि इस तरह से जो टेंजेंट टू द कर्व है कि उसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस टेक्निक की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप देख लें। ये y एक फंक्शन गिवन है और आपको dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन बनाना है।
तो आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करें इसको। कैसे करेंगे, जो टेक्निक सीखी है उसको अप्लाई करें एक बार। हर टर्म पर अलग अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे। dy बाय dx, x टू द पावर 3 तो 3x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 2 तो 2x पावर 1 विच इज x। और यहां क्या है, 5 और x की पावर है 1, तो क्या बचेगा, खाली 5, क्योंकि x टू दी पावर 1 मैंने अभी समझाया था। इस पर जब टेक्निक लगाएंगे तो 1x टू दी पावर 0 आ जाएगा, और x टू दी पावर 0 1 होता है। और 4 का मतलब एक कांस्टेंट टर्म, और इसके साथ अगर x है तो उसके x की पावर 0 है। जब टेक्निक लगाएंगे तो क्या बनेगा, 0 0 तो प्लस 0, आप छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर। अब यहां ऐसा भी कह सकते हैं ना, फाइंड dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। उस पॉइंट पर इस कर्व, इस फंक्शन का स्लोप बताओ जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2। तो एक बार ये बन जाने के बाद एट x इक्वल टू 2, तो dy बाय डी एक्स एक्सप्रेशन में x को 2 पुट करना, 3 2 स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 5, तो ये 12 प्लस 4 प्लस 5 क्या बनेगा, 21। क्लियर। तो ऐसे कितने भी फंक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। y is 5x to the power 4 plus 4x to the power 3 plus 3x to the power 2 plus 8x plus 7. Same question. Find dy by dx at the point whose x coordinate is 2. करें ट्राई इसको। dy by dx, it is 5 4x to the power 3 plus 4 3x to the power 2 plus 3 2x to the power 1 plus 8 1x to the power 0 और 7 का बनेगा 0, यानी dy by dx it is 20x to the power 3 plus 12x square plus 6x plus 8। ये बना एक्सप्रेशन ऑफ dy by dx। अब जिस भी x पर आपको ये सॉल्व करना है, आपको वो x इसमें पुट करना है, सिंपल। और x पुट करने से ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। x 1 पे चाहिए 1 पे, x 0 पे चाहिए 0 पे, x 2 पे 3 पे, x माइनस 1 x माइनस 2, एट एनी x ये स्लोप डिफाइन हो सकता है। ठीक है। y is root x
प्लस 1 बाय रूट एक्स, फाइंड dy बाय dx एट कोई x तो दिया जाएगा। मैं एक ही स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन वही रख रहा हूं फॉर एग्जांपल के अंदर, हम खाली y के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन एज्यूम करते जा रहे हैं और यहां मैंने x2 ही लिया हुआ। तो y ये है, फाइंड dy बाय dx। पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx बनाओ और फिर उसमें 2 पुट हो जाएगा। करें इसको ट्राई एक बार। y इज रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। तो इसको रूट को थोड़ा सा पावर में चेंज कर लें। ये है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 बाय 2 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाय 2। ये 1 अपॉन रूट एक्स है, यानी अपॉन में एक्स टू दी पावर 1 बाय 2 है जो कि ऊपर माइनस हो जाएगा। तो यहां से dy बाय dx, तो 1 बाय 2 एक्स टू दी पावर 1 बाय 2 माइनस 1, ठीक है, और ये प्लस नेक्स्ट टर्म माइनस 1 बाय 2 एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। तो ये 1 बाय 2 एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाय 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3 बाय 2। तो अब वैसे तो ये डिफरेंशिएट हो चुका है, dy बाय dx का एक्सप्रेशन बन चुका है। अब वो सिंपल मैथ्स है कि आप इस माइनस पावर को अपॉन में ले जाओ, 1 बाय 2 है तो उसको रूट कर दो, वो सब अलग बात है। बट ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx है फॉर दिस फंक्शन। अब इसमें जो भी x दिया जा रहा है वो एक्सपुट हो सकता है और उसका स्लोप सॉल्व हो सकता है। तो ये जो हमने एग्जांपल्स यहाँ कर रहे हैं ये बड़ा क्विक होना चाहिए। इसकी आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आज एक जो डिस्कस हुआ है इसके लिए दिया जा रहा है, वो आप करें ताकि ये बहुत इजी हो जाए आपके लिए। दूसरा एक बात ध्यान रखनी है, डिफरेंशिएशन मैंने इन द बिगनिंग भी बात बोली थी कि मैथमेटिकल टूल्स जो भी डिस्कस हो रहे होंगे आप उसको अलग से मैथ्स की किसी बुक से जा करके ना पढ़ना, क्योंकि मैथ्स की बुक में एक जनरल टेक्निक समझाई गई है। हम इस सारी बात को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो उसी वे से आपको इसे पढ़ाया जा रहा है जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। किसी मैथ्स के टीचर से आप डिफरेंशियल पढ़ने बैठेंगे, मैथ्स की कोई बुक उठा के पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। वहां जो लिखा है या जो टीचर कराएगा वो गलत कराएगा ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो अच्छा है कि आप जो मैं आपको करा रहा हूं मेरे साथ साथ आप चलें। जो भी प्रैक्टिस के लिए चीज मिलनी है वो आपको साथ साथ मिलती रहेगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक इस तरीके की रिक्वायरमेंट भी आ रही है कि हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, हमें असाइन स्टडी क्वेश्चन बैंक जल्दी से मिल जाए। आप एक बात को अंडरस्टैंड करें कि ऑनलाइन टीचिंग में हमारे पास बहुत लिमिटेशन है। हमें जितनी जितनी बात ऑनलाइन समझाई जा सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, वो बात यहाँ समझानी मुश्किल है। तो क्वेश्चन बैंक या स्टडी मटेरियल में तो ऐसा डिफरेंशिएशन हुआ नहीं हुआ जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, तो हम आपको उसमें से डिफरेंशिएट करके उसके फर्दर असाइनमेंट्स बना रहे हैं। जो जो बात हम टीच कर रहे हैं वो बात की प्रैक्टिस आपको कराते जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी उससे परेशान ना हो, जो प्रैक्टिस में हम आपको दे रहे हैं आप थोड़ा पेशेंस रखें। जल्दी करने से एक्सीडेंट हो सकता है। हम फास्ट जाने की कोशिश करें कि नहीं हमें बहुत करना है तो उसमें वैसे ही 11th क्लास में फिजिक्स में और इन सब टॉपिक्स में बहुत मोस्टली आप अपने सीनियर से पूछ के देखें तो सबसे डिफिकल्ट लगता ही फिजिक्स है। उसका रीजन ही ये है कि जिस वे से सब्जेक्ट में जाना है हम थोड़ी सी हड़बड़ी करते हैं, हम जल्दी करते हैं और वहां सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको कराया जा रहा है वो अच्छे से करो, जो हम प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दे रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, जिस दिन ऑफलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट होंगी
उस दिन जो भी चीजें ऐसी हमने जो पढ़ाई हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं है सब कुछ, ये सब कुछ आपको दोबारा से डील करना पड़ेगा हमें, लेकिन वही एक बेस्ट वे है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आराम से चलें, अपने आप को कंपेयर ना करें। आपका कोई फ्रेंड किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, वो कहीं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, वहां तो ये भी करा दिया, वहां तो वो भी करा दिया। आप फेथ रखें हमारे ऊपर, किसी ने कुछ भी करा दिया हो, हम आपको किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन जो एक ठीक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। और वो सिस्टम आप नहीं जानते हो, हम इतने सालों से टीचिंग कर रहे हैं, वो सिस्टम बेस्ट हमें पता है। तो आप थोड़ा सा फेथ रखें हमारे ऊपर, और सब ठीक ही होगा, सब बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ एक दो और एग्जांपल ट्राई कर लें। असाइनमेंट तो मिल ही रहा है, बट और एक दो क्वेश्चंस लिख लीजिए। x to the power 1/4 प्लस 3x to the power 1/3। मैंने आपको समझाया था कि n जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक रूट ले रहे थे 1/2, अभी मैंने पावर चेंज किया, तो कुछ भी पावर हो, dy/dx इट इज 1/4 x to the power 1/4 minus 1। n आगे आ जाएगा, x की पावर n minus 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर रखिए, 1/3 x to the power 1/3 minus 1। तो यहां से dy/dx जो है 1/4 x to the power -3/4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x to the power 1/3 minus 1 मीन्स -2/3। ये एक्सप्रेशन ऑफ dy/dx। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप दिमाग ना लगाएं, हम खाली इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास yx फंक्शन रहेगा तो उस फंक्शन से dy/dx कैसे बनाना। क्लियर? इस सबको रिवाइज करके रखें, और जो असाइनमेंट मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। रिपीटिशन है, असाइनमेंट में कोई बहुत वैरायटी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको बार बार करना है ताकि ये बहुत क्विक हो जाए। हमें ये डिफिनेशन इतनी क्विक एब्जॉर्ब कर लेनी है अपने अंदर, जैसे कि जनरल मैथ में आता है 2 + 3 5 है या 7 × 3 21 है, ये बात बड़ा क्विक माइंड में आ जाती है, इसको करके देखना नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये सारी टेक्निक हमें बहुत बहुत फास्ट यूज करनी है, तो थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो असाइनमेंट मिल रहा है, उसको प्रैक्टिस करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे।